दोनों जैसे ही वहां उस सुनसान गली में पहुंचते हैं, उनके वहां पर आते ही आसपास की एरिया में एक धूल की आंधी सी उड़ जाती है और फिर वहां पर मौजूद सारे लोग स्तब्ध रह जाते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। फिर थोड़ी देर के बाद अविनाश और सूरज दोनों उस गली से खांसते हुए बाहर निकलते हैं और अपनी शक्ल को ऐसे दिखाते हैं जैसे कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं यहाँ पर क्या हुआ है, और फिर धीरे से उस दुकान की तरफ चल देते हैं। थोड़ी देर के बाद दोनों उस दुकान में जाते हैं और फिर अविनाश उस दुकानदार से बोलता है, नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं? आपने मुझे पहचाना? मैं कल यहाँ पर अपने भाई के साथ आया था फैंसी ड्रेस लेने के लिए और आपने मुझे अपना वर्कशॉप भी दिखाया था। हाँ बेटा, पहचान लिया। बोलो कैसे आना हुआ, आज कौन सी ड्रेस चाहिए तुम्हें? शॉप ओनर ने अविनाश से कहा, आज हम लोग अपने कॉलेज में होने वाले कंपटीशन के लिए एक ड्रेस और एक फेस मास्क लेने के लिए आए हैं। अविनाश ने शॉप ओनर से कहा, बिल्कुल मिल जाएगी बेटा, लेकिन किस तरह की ड्रेस और मास्क जरा खुल के बताओगे तब ना, वरना हमें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें कौन सी ड्रेस चाहिए? शॉप ओनर ने अविनाश से कहा। फिर अविनाश और सूरज आपस में कुछ फुसफुसा के बात करते हैं और फिर अविनाश उनसे बोलता है, अंकल जी, हमें एक ऐसी ड्रेस चाहिए जो पूरी तरह से काले रंग की हो और उसे हम ऊपर गर्दन से लेकर नीचे पैर तक पहन सके और उसका कपड़ा पहनने में फ्लेक्सिबल हो जैसे कि किसी जिम्नास्टिक करने वाले पहनते हैं, और इसके साथ हमें काले रंग की मैचिंग ग्लव्स भी चाहिए और हाँ, एक ब्लैक पैंथर वाली मास्क भी होगी क्या आपके पास? अरे छोटू, जरा इधर आना, सुन, भैया जी को पीछे वर्कशॉप में ले जा और उन्हें जिस तरह की ड्रेस चाहिए दिखा दो और वो मास्क और ग्लोव्स भी दिखा देना। शॉप ओनर ने अपने एक स्टाफ से कहा और फिर वो अविनाश और सूरज को शॉप के पीछे उस वर्कशॉप में ले गया। वहां पर उसे तरह तरह के डिजाइन्स के कपड़े दिखे, कुछ फौजी वाले, कुछ स्पाइडरमैन वाले, कुछ सुपरमैन वाले, और कुछ लोग सिलाई मशीनों पर बैठकर उन कपड़ों पर काम अब भी कर ही रहे थे। और फिर वो शॉप का स्टाफ उनको अंदर लेकर जाता है और उनको जिम्नास्टिक वाले कपड़े दिखाने लगता है और फिर वो उनको वहीं छोड़कर कहीं चला जाता है और फिर एक ब्लैक पैंथर वाली फेस मास्क और कुछ काले रंग के ग्लोव्स लेकर उनके पास आता है और फिर उनको दिखाते हुए पूछता है, देखिए भैया, आपको इसी तरह के कपड़े और मास्क वगैरह चाहिए या फिर किसी दूसरे तरह के? अगर दूसरे तरह के चाहिए तो मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं। थोड़ी देर तक उन कपड़ों और उन मास्क और ग्लोव्स को अच्छे से देखने के बाद अविनाश उनसे पूछता है, ये सब तो ठीक है, जैसा हमें चाहिए था, वैसे इन सब का दाम कितना पड़ेगा? इस जिम्नास्टिक सूट का 1200, इस मास्क का 500 और इस ग्लोव्स का 200, पूरा सब जोड़कर 1900 रुपये पड़ेगा आपको। अगर आपने इन्हीं चीजों को कहीं और से लिया होता तो इसकी कीमत 3 से 4 हजार रुपये पड़ जाता आपको। उस स्टाफ ने अविनाश से कहा, 1900 रुपये, ये तो बहुत ज्यादा हैं भैया, कुछ कम करके रेट लगा दीजिए ना। अविनाश ने उस स्टाफ से कहा, देखिए भैया, आपको अगर कुछ कम करवाना है तो आप बाहर जाके मालिक से बात कर लीजिए, वही कुछ कम कर सकते हैं, उस स्टाफ ने अविनाश से कहा। फिर तीनों उन सारी चीजों को लेकर बाहर के शॉप में चले जाते हैं और वहां पर अविनाश जाकर उस शॉप ओनर से बोलता है, अंकल जी, भैया जी ने इन तीनों चीजों का 1900 रुपये बताया है और ये थोड़ा ज्यादा है, तो आप कुछ कम कर देते तो? देखो बेटा, हमारे यहाँ पर सबसे कम दाम ही लिया जाता है क्योंकि हम लोग खुद इन कपड़ों और इन सब मास्क पर पेंट और सिलाई करके बेचते हैं, इसलिए तो दूर दूर से यहाँ पर लोग और कई सारे दुकानदार आकर के यहाँ से सामान लेकर जाते हैं, उस शॉप ओनर ने अविनाश से कहा। फिर अविनाश कुछ देर सोचता है और फिर बोलता है, अंकल जी, आपने बोला कि आप इन सभी चीजों को खुद से ही पेंट करते हैं, तो अगर मैं इस मास्क को बिना पेंट के खरीदूं तो इसका कितना होगा? ये देखकर सूरज उसकी कमर में अपनी उंगली भोंककर उससे धीरे से बोलता है, अबे ये तू क्या बोल रहा है? बिना पेंट किया हुआ लेगा तो फिर मास्क कैसे बनाएगा? रुक ना, मैं सब जुगाड़ कर लूंगा। अविनाश ने धीरे से सूरज के कान में बोला, अगर इस मास्क को तुम बिना पेंट किए ही लोगे तो ये तुम्हें 300 का पड़ेगा और फिर तीनों का मिलाकर 1700 होगा। शॉप ओनर ने अविनाश से कहा, ठीक है अंकल जी, मैं ये सारी चीजें 2-3 दिनों में आकर ले जाऊंगा। अविनाश ने उस शॉप ओनर से कहा, ठीक है बेटा। शॉप ओनर ने अविनाश से कहा और फिर दोनों उस शॉप से बाहर चले आते हैं और फिर रास्ते में चलते चलते बातें करने लगते हैं। अबे तेरे पास इतने पैसे हैं क्या जो उनको बोलकर आ गया कि 2-3 दिनों में आकर ले जाऊंगा, और तूने बिना पेंट वाली मास्क क्यों मांगा? क्या घर पर बैठकर पेंट करेगा क्या? और ये इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा? वो तेरी सौतेली माँ तो तुझे पैसे देने से रही, और रही बात तेरे पापा की, तो उनको क्या बताएगा कि पापा
मुझे अपने लिए एक सुपर हीरो वाली कॉस्ट्यूम खरीदनी है, तो क्या मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं क्या? ये बोलेगा। और तेरे पापा तुझे पैसे दे भी देंगे, है ना? सूरज ने अविनाश से थोड़ा चिड़चिड़ा कर बोला। नहीं यार सूरज, ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा मुझे पैसे पापा से, और वो खड़ूस सौतेली माँ से तो मैं उम्मीद भी नहीं करता हूँ कि वो मुझे पैसे देगी। मेरे पास एक तीसरा ऑप्शन भी है, मेरा पिग्गी बैंक, जिसमें मैंने कुछ महीनों से कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। घर जाकर देखता हूँ कि उसमें कितने पैसे हैं। अरे घर से याद आया कि माँ बहुत गुस्सा हो रही होगी। अब चल जल्दी से उस सुनसान गली में, वहां से मैं तुझे तेजी से लेकर चला जाऊंगा, अविनाश ने सूरज से कहा। और फिर दोनों तेजी से उस सुनसान गली में चले जाते हैं। और फिर अविनाश जल्दी से उस स्कार्फ को अपने चेहरे पर बांध लेता है और फिर वो सूरज का हाथ पकड़कर हवा की तेजी से वहां से चला जाता है। और फिर सूरज को उसके घर के गेट के बाहर छोड़कर बाएं बोलकर वहां से सीधे अपने घर की तरफ जाने लगता है। और फिर अपने घर के पास उस सुनसान जगह पर जाकर छिप जाता है और फिर अपने चेहरे पर से उस स्कार्फ को हटाकर उसे अपने पास पैंट की जेब में रख लेता है और फिर अपने घर की तरफ चला जाता है। फिर जैसे ही वो अपने घर के मेन गेट पर पहुंचता है तो अपने गेट की कुंडी को धीरे से खोलकर अंदर चला जाता है और फिर अपने दाएं बाएं देखकर पैरों को दबाकर सीधे सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में चला जाता है और फिर जाकर अपने कमरे का गेट धीरे से बंद करके अंदर छिप जाता है और फिर अपना बैग टेबल पर रखकर अपने जूते और कपड़े खोलने लगता है और फिर दूसरे कपड़े पहनकर सीधा बाथरूम में जाकर अपना हाथ पैर धोकर दबे पांव सीधे अपने कमरे में चला जाता है और फिर कमरे का फैन चालू करके आराम करने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद उसे अपनी सौतेली माँ की आवाज सुनाई देती है, अविनाश, अविनाश, कॉलेज से आ गया क्या? लगता है अभी नहीं आया है। फिर उसकी नींद खुल जाती है और फिर वो उस आवाज का जवाब देता है, जी माँ, अभी आया। और फिर अविनाश अपने कमरे का दरवाजा खोलकर सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है और नीचे जाकर बोलता है, हाँ माँ बोलिए, आपने बुलाया मुझे। अच्छा तो तू कॉलेज से आ गया था, तो फिर मेरे इतने आवाज देने के बाद नीचे क्यों नहीं आया? उसकी माँ ने गुस्से से कहा, जी वो मैं तो जल्दी ही आ गया था माँ, लेकिन फिर मैं अपने कमरे में आकर सो गया था, इसलिए आपकी आवाज सुनाई नहीं दी, अविनाश ने डरते हुए अपनी सौतेली माँ से कहा। फिर अविनाश चुपचाप वहां से किचन में चला जाता है और फिर किचन में जाकर हंसने लगता है और बोलता है, कैसा बुद्ध बनाया माँ को, उनको तो पता भी नहीं चला कि मैं आज फिर से लेट आया था और फिर चुपके से अपने कमरे में जाकर छिप गया था। ये सब कमाल इस इंद्र कवच के कारण ही मुमकिन हो पाया है। थैंक यू कवच जी, मेरी मुसीबत में रक्षा करने के लिए। फिर जैसे ही अविनाश ने अपने टी शर्ट को नीचे से थोड़ा सा उठाकर अपना सीना देखा, वैसे ही वो कवच उसके सीने पर दिखाई देने लगा और एक रोशनी के साथ जलता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। और ऐसा लगा कि जैसे ही अविनाश ने उस इंद्र कवच का नाम लिया और उसकी तरफ देखा तभी वो दिखाई दिया और फिर चमकने के बाद वापस गायब हो गया, जैसे कि वहां पर वो था ही नहीं। फिर अविनाश अपने किचन के कामों में लग जाता है और शाम के खाने की तैयारी में जुट जाता है। थोड़ी देर के बाद अविनाश खाना बनाकर तैयार कर देता है और फिर उस खाने को एक प्लेट में निकलकर अपने छोटे भाई अंशु के लिए अपनी सौतेली माँ के कमरे में लेकर चला जाता है, जहां उसकी माँ और उसका छोटा भाई टीवी देखने में लगे थे। उसके पापा वहां पर नहीं थे, शायद ऑफिस में ज्यादा काम होने के कारण वो लेट से आने वाले थे, इसलिए वो बिना कुछ बोले ही खाना देकर बाहर वापस चला आता है। उसकी इच्छा तो थी कि अगर उसके पापा इस वक्त घर में होते तो वो उनसे कुछ पैसे मांगता, लेकिन वो इस वक्त अपने ऑफिस में थे, इसलिए वो अपनी सौतेली माँ से भी पैसे नहीं मांग सकता, क्योंकि वो अविनाश से ज्यादा अपने बेटे अंशु को मानती थी और उसे ही प्यार करती थी। फिर निराश मन से अविनाश किचन में जाकर अपना खाना खा लेता है और फिर वो चुपचाप से सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चला जाता है और फिर अपने बिस्तर पर लेट जाता है और सोचने लगता है, इतने पैसे कहां से आएंगे उस सूट को खरीदने के लिए। फिर अचानक से उसे अपने पिग्गी बैंक की याद आती है और वो फुर्ती से अपने बेड से उठता है और अपने कमरे की अलमारी की तरफ बढ़ता है और उसे खोलकर अपने पिग्गी बैंक को वहां से निकलता है और फिर उसे हिला डुला कर देखता है और अपने आप से बोलता है, ये पिग्गी बैंक तो काफी भारी लग रहा है, लगता है कि इसमें काफी पैसे हैं, चलो इसे तोड़कर देखता हूँ कि कितने पैसे हैं इसमें। और इतना बोलते ही वो अपना पिग्गी बैंक को लेकर नीचे जमीन पर बैठ जाता है
और फिर धीरे से उसे फर्श पर पटक देता है, जिसके कारण वो पिग्गी बैंक टूट जाता है। और फिर वो उस पिग्गी बैंक के टूटे हुए टुकड़ों को साइड रखकर पैसों को गिनने में लग जाता है। थोड़ी देर के बाद सिक्कों और नोटों को गिनने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पास सिर्फ 1000 रुपए ही हैं और इतने कम पैसों से तो वो उस सूट को नहीं खरीद पाएगा। फिर वो उन पैसों को एक रुमाल में बांधकर अपनी अलमारी में ही छुपा कर रख देता है और अलमारी को बंद कर देता है। और फिर निराश मन के साथ वो वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता है और फिर तरह तरह की बातें अपने मन में सोचने लगता है। और फिर उसकी आंख कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता और वो सो जाता है। अगली सुबह जब वो जागता है तो वो सोचता है कि शायद उसके पापा ऑफिस में से रात को लेट से आए होंगे, तो वो अपनी सौतेली माँ से छुपते हुए उनसे मिल लेगा और उनसे कुछ पैसे मांग लेगा। और यही सोचकर वो तेजी से अपने बिस्तर से उठता है और फिर नीचे उनके कमरे में जाता है। वहां जाकर जब वो उनको उनके कमरे में खोज रहा होता है कि तभी उसकी सौतेली माँ उसे देख लेती हैं और उससे पूछती हैं, अरे अविनाश, आज इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गए? तुम रोज तो मेरे आवाज देने के बाद उठते हो और आज खुद से ही उठ गए बिना मेरे आवाज दिए ही, और वो भी इतनी जल्दी। और इधर उधर क्या देख रहे हो? माँ, वो पापा नहीं आए थे क्या कल ऑफिस से? मुझे लगा कि वो शायद रात को लेट से आ गए होंगे, इसलिए मैं उनसे मिलने चला आया। अविनाश ने धीमी स्वर में अपनी सौतेली माँ से कहा, नहीं, वो कल नहीं आए थे। उन्होंने कॉल करके मुझे बताया था कि वर्कलोड ज्यादा है, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे घर पर, और वो आज भी शायद ना ही आए। और आज अपने पापा के लिए इतनी चिंता फिक्र और प्यार कैसे उमड़ आया? कहीं तुम्हें उनसे कुछ काम तो नहीं था ना, इसलिए इतनी सुबह सुबह चले आए उनसे मिलने के लिए? अविनाश की सौतेली माँ ने उससे कहा, नहीं माँ, वो बस ऐसे ही उनसे मिलने की इच्छा हुई इसलिए चला आया था और कोई बात नहीं है। इतना बोलकर अविनाश अपने पापा के कमरे से मायूस सा चेहरा लेकर बाहर चला आता है और वापस अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वो अपने कमरे से निकलकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है और फिर फ्रेश होकर मुंह धोकर नीचे किचन में खाना बनाने के लिए चला आता है। आज जब अविनाश खाना बना रहा था तब उसका मन खाना बनाने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर अपने सूट को खरीदने और उसे खरीदने के लिए लगने वाले पैसों को लेकर चिंता थी। इसी कारण से वो कुछ सोच रहा था और वैसे ही सोचते हुए धीरे धीरे खाना बना रहा था।